हेलो मुन्ना। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का हमने एक देखा इंट्रोडक्शन वाला क्लास, दूसरा हमने देखा प्रश्नावली 1.1, तीसरा हमने देखा प्रश्नावली 1.2। आज चौथा क्लास है मुन्ना, जो हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के सारे क्वेश्चन को वन शॉट वीडियो में। ठीक है, इस प्रश्नावली के एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, और नहीं तो तू PYQ क्वेश्चन उठाओ और देखो। हर साल एक क्वेश्चन आए हैं सिद्ध करने वाला कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन मुन्ना हर साल आता ही आता है, और आज इसको इतना अच्छे तरीके से देखेंगे ना कि पूछिए मत। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता है सिद्ध करने कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो सब बताएगा रे तेरा भाई गौरव। तो आ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो मुन्ना, हम लोग देखने वाले हैं आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1.3 के सारे क्वेश्चन को। तो आइए, इसमें कुल 3 क्वेश्चन है मुन्ना, 1 से लेकर 3 तक। ये सारे क्वेश्चन को इसी वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बस बिल्कुल पेशेंस के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देख तू लास्ट तक, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन में एक लिख लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको यह सिद्ध करना है मुन्ना कि √ जो 5 है ना, वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, और भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, सहभाज्य संख्या क्या होता है। इन सारी संख्याओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में इन सारी संख्याओं की जानकारी दी है, तो जाके उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर इसको देखिएगा, तब समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो देखो, हमको सिद्ध करना है ना मुन्ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, हम परिमेय मान लेंगे, विपरीत उल्टा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो मुन्ना, बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्याएं है, यानी अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया उसके विपरीत कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब जब हमने √5 को परिमेय संख्या माना है, तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, है कि नहीं? तो √5 = क्या हो जाएगा? P/Q, है कि नहीं? क्योंकि बटा में कुछ तो देखा ना इसके, तो P/Q के बराबर लिख सकते हैं √5 को, है कि नहीं? और ब्रैकेट में हम लोग दे देंगे कि जो P और Q है ना, P व Q सहभाज्य संख्या है, अभाज्य, P व Q सहभाज्य संख्या है। आप तुमको ये मालूम होना चाहिए भाई कि सहभाज्य संख्या होती क्या है। तो ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिसका HCF कितना हो, 1 हो, उसे क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्याएं। तो P और Q को हमने एक सहभाज्य संख्या मान लिया है, यानी इन दोनों जो संख्या है ना P व Q, इसका जो HCF है ना वो 1 आएगा। यानी कहने का मतलब कि वो 1 से कटेगा और स्वयं से, और किसी से नहीं कटेगा। और जहां ये भी लिख दीजिएगा कि जहां ये जो Q है ना नीचे वाला, ये Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर परिमेय संख्या रहेगा ही नहीं, है कि नहीं? तो बस यहां तक मान लेना है। ये सारे चीजें आप √5 या √7 या √3 या √11 आप किसी को भी प्रूफ करो, ये तो लिखना ही पड़ेगा मुन्ना, बिल्कुल फिक्स है, निश्चित है, तय है कि एकदम लिखना ही पड़ेगा। कॉपी पेस्ट कर लेना एकदम बिल्कुल। बस खाली √5 की जगह पे 7 कर लेना, √5 की जगह पे 3 कर लेना, √3 या √11 या √19, है कि नहीं? बस इतना ही चेंज आएगा, और कोई चेंज नहीं आएगा। √5 रहे मुन्ना, या √3 रहे, √11 रहे, √19 रहे, सभी के लिए बिल्कुल ये सेम ही चीजें हैं। बस खाली √5 की जगह √11 कर लेंगे, बस बात इतना ही है। तो आइए देखिए, इतना करने के बाद ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो √5 में Q से गुना करेंगे, क्योंकि बराबर में तिरछा तिरछी का होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है? तो करिए,
अंडर रूट 5 में क्यू से गुना करेंगे तो अंडर रूट 5 इंटू क्यू हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद बराबर तो बराबर, और 1 में पी से गुना करेंगे तो पी हो जाएगा। अब फिर इसके बाद लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये एकदम लिखना ही पड़ेगा मुन्ना, जैसे जैसे लिख रहे हैं ना बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो भी चीजें मैं करेंगे ना विथ लॉजिक करेंगे, ही ना कि उसका कोई लॉजिक ही नहीं होगा, बिल्कुल लॉजिक के साथ चलेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करो, क्योंकि हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ जोड़ें कोई संख्या है, दोनों तरफ कोई भी संख्या को घटाएं, तो ये जो समीकरण है बिल्कुल संतुलित रहेगा ना, कोई इसमें कमी नहीं आएगा, है कि नहीं। तो लिखिए अंडर रूट 5 इंटू क्यू क्या कर देंगे वर्ग, बराबर ये पी है तो पी के क्या करेंगे वर्ग। अब करिए अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा खत्म, तो खाली बचेगा 5 इंटू क्यू के 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा क्यू स्क्वायर, बराबर पी के 2 बार गुना करेंगे तो पी स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो 5 है ना ये गुणा में है इधर, है कि नहीं, इंटू में है गुणा में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और ये कहाँ से जाएगा भाग में 5, तो बटा में 5 आ गया, है कि नहीं। अब इसको हम लोग लिखेंगे, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो 5 है ना वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, मतलब काटा है ना, देखो नीचे बटा में ये 5, तो जो 5 है वो पी स्क्वायर को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि क्या लिखेगा कि चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। देखो जो 5 है वो पी स्क्वायर को विभाजित नहीं कर रहा है, एक बार में हम आप लोगों को बताए थे इंट्रोडक्शन वाले क्लास में कि यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो जो p है ना वो खाली a को भी विभाजित करेगा। ये इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बिल्कुल बढ़िया से बताए थे, इसके पीछे का लॉजिक भी दिए थे, ठीक है, तो उसको जाके बढ़िया से देखो। जैसे फिर एक बार थोड़ा सा बता देते हैं, देखो यदि कोई संख्या है नीचे, यदि कोई नीचे संख्या भाज्य संख्या मान लो 3 है, वह 3 जो है वो 3 के स्क्वायर को मान लो विभाजित कर रहा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 के 3 विभाजित करता है, काट के देखो 3 9 बिल्कुल कट रहा है। तो जो तीन है ना इस 3 को भी काट देगा, ऐसा में जैसे हमने कोई भाज्य संख्या लिया 2, और ये 2 है वो मान लो ये 6 के पावर 2 के 6 के पावर 2 को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, करके देख लो 6 के पावर 2 कितना होता है 36, यानी 6 के स्क्वायर कितना होता है 36, और 2 है तो 2 लिखेंगे, तो काटो 12 तिया 36, तो काट देगा नहीं काट देगा बार बार में, इसका मतलब ये 2 है ना वो केवल 6 को भी काटेगा, यानी खाली 6 को भी क्या करेगा काट देगा, काट के देख लो 3 दूनी 6। तो वही चीजें लिख रहे हैं यहाँ पे कि चूंकि पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, इसलिए जो 5 है ना वो केवल p को भी विभाजित करेगा, तो लिखेंगे कि इसलिए p को भी 5 विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रमेय ही कहती है कि यदि कोई अभाज्य संख्या p है और जो p अभाज्य संख्या है ना वो किसी धनात्मक पूर्णांक को क्या कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को यानी a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो वो जो p संख्या है ना वो खाली a को भी विभाजित करेगा। एक ऐसा प्रमेय है आपके 1.2 में से, जाके देख लीजिएगा अपने बुक में। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि यदि पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो जो p है ना वो केवल 5 को भी, मतलब जो p को भी जो 5 है ना वो विभाजित करेगा, है कि नहीं। आप जिसको ये विभाजित करता है ना मुन्ना, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ये जो समीकरण है इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है। अब ये जो 5 है वो किसको विभाजित कर रहा है p को ना, पी स्क्वायर को, तो हम मान लेंगे कि माना जिसको विभाजित करेगा ना उसी को मानेंगे, माना p बराबर 5, क्योंकि अंडर रूट में 5 हमको सिद्ध करना है ना, जो सिद्ध करना रहेगा ना उसी को मानेंगे कि माना p बराबर 5, और क्या मान लेंगे c या d या कोई भी अचर पद मान लेना है, ठीक है 5 के साथ में। तो हमने मान लिया कि माना p बराबर 5 c, जहां पे रीजन देना पड़ेगा कि जो c है ना c एक धनात्मक पूर्णांक है। जो c है मुन्ना, ये जो c है वो क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो ये जो समीकरण हमने माना था ये फर्स्ट, तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर, ये जो समीकरण फर्स्ट था ना इसमें क्या करेंगे p का मान रख देंगे, जो p का मान आया है ना 5c इसको क्या करेंगे रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट देखो ये है, यहाँ पे रखिए, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है क्यू स्क्वायर, तो लिखिए यहाँ पे कि क्यू स्क्वायर बराबर फिर क्या है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बटा में कितना है 5,
यही ना आपका समीकरण फर्स्ट था, देखिए यहाँ पे। और समीकरण फर्स्ट में पी का मान रखना है, तो देखो पी का मान कितना है 5c, तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए पी का मान। क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर लिखिए बराबर पी का मान कितना है, पी का मान है 5c, तो लिखेंगे 5c, और स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर कर देंगे। बटन कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। क्यू स्क्वायर है तो क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर लिखेंगे बराबर 5c के स्क्वायर कितना होता है 5c गुना 5c, तो 5 5 25, और c के पावर 1 और c के पावर 1, तो 1 और 1 2, क्योंकि गुना में 4 का जो पावर होता है जुड़ता है ना, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी c के पावर 2, तो लिख देंगे कि 25c के स्क्वायर बटे का 5। अब देखो कट रहा है 5 5 25 5 बार में, तो काट दिए। अब लिखो इसको कि क्यू स्क्वायर बराबर 5 बच रहा है और क्या बच रहा है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर लिख दिए। नीचे तो कुछ बचा नहीं। अब देखिए ये जो 5 है ये गुना में यहाँ पे ये पड़ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर बटा ये 5 आ जाएगा भाग में। अब बराबर में क्या बच गया सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्यू है ना, ये जो क्यू स्क्वायर है इसको विभाजित कर रहा है कौन जी 5, तो लिखेंगे कि चूंकि क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये जो 5 है ना वो केवल क्यू को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 केवल क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है, यहां तक लिख लेना है। जो 5 है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए जो 5 है वो केवल क्यू को भी विभाजित करेगा, है कि नहीं, तो ये लिखें कि इसलिए 5 केवल क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देखिए यहां पे हमने माना था कि P व Q सहभाज्य संख्या है, माना था कि नहीं माना था, P और जो Q है उसको हमने क्या माना था सहभाज्य संख्या, और सहभाज्य संख्या का मतलब ना कि वो केवल एक से कटे और अपने आप से कटे। और यहाँ पे देखो तो ये जो P है किससे कट गया 5 से, और यहाँ पे जो Q है वो किससे कट गया 5 से, यानी किसी अन्य संख्या से भी कट गया ना। हमने P और Q को माना था सहभाज्य संख्या, तो P और Q खाली P और Q और एक से कटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कट गया किससे 5 से भी दोनों, है कि नहीं, इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि P व Q 5 से, चूंकि P व Q दोनों, ऐसा लिख दो कि चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित है, ये है, जो कि हमारी विभाजित है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, ठीक है, बस इतना लिख देना है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है सर, देखिए हमने माना था कि P और Q सहभाज्य संख्या है कि नहीं, और यहाँ पे जो सहभाज्य का मतलब होता है ना कि जो एक से कटे और अपने आप से कटे, तो यहाँ पे जो P था देखो Q और जो P है वो 5 से विभाजित हो गया है कि नहीं, इसलिए मैंने लिखा कि P व Q दोनों 5 से विभाजित है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का क्या है विरोधाभास है। यानी हमने तो इसको कल्पना किया था कि जो P और Q है ना वो सहभाज्य संख्या है, यानी वो केवल एक से कटेगा और अपने आप से, तो ये दूसरे का विरोधाभास हो गया कि नहीं हो गया, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। इसलिए हम लिखेंगे लास्ट में कि अतः जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अतः अंडर रूट 5 1 अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। बस यही क्या है आपका फाइनल आंसर, यही आपको सिद्ध करना था, ये आपको प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, तो लिख दीजिए प्रूफ्ड, बस हो गया। देखो मुन्ना बहुत ही आसान है, बस चीज़ों कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे क्या होता है। देखो एक बार फिर से करते हैं, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मान लिया कि माना अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या मान लिया हमने परिमेय संख्या है, विपरीत मान लिया। ये बोला था सिद्ध करने के लिए परिमेय, हमने क्या मान लिया परिमेय, विपरीत मान लेना है। आज जब इसको हमने परिमेय संख्या माना तो इसको हम P बटे Q के बराबर में लिख सकते हैं ना, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग P बटे Q के बराबर, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए अंडर रूट 5 बराबर P बटे Q, और हमने ब्रैकेट में लिखा कि P और जो Q है ना वो एक सहभाज्य संख्या है। इसको इसलिए लिखा क्योंकि आगे हमको इसको
विरोधाभास प्रूफ करना है ना, विरोधाभास प्रूफ हो जाएगा, फिर लास्ट में लिख देंगे क्या था, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमें क्या माना यहाँ पे कि P व Q सहभाज्य संख्या है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो Q है ना, 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो फिर परिमेय संख्या बचेगा ही नहीं, है कि नहीं। अब फिर देखिए ये बराबर का सिंबल है, तो हमने तिरछा तिरछी क्या किया, गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो Q में √5 से गुना करेंगे तो √5 इंटू Q हो जाएगा बराबर के बराबर। P में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, P ही। फिर इतना करने के बाद हमने दोनों तरफ क्या किया, वर्ग कर दिया। तो लिखा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब जब दोनों तरफ वर्ग किया, देखो √5 इंटू Q था तो लिखा वर्ग चढ़ा दिया बराबर, बराबर के बराबर लिखा, पी पे क्या चढ़ा दिया हमने, वर्ग। अब यहाँ पे करो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा खत्म, तो 5 खाली बचेगा, है कि नहीं। इंटू के इंटू दिया, क्यू के 2 बार गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर नहीं हो जाएगा, क्यू गुणा क्यू तो क्या मिलेगा आपको, क्यू स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका पावर 1 और इसका पावर 1, तो 4 जब आपस में गुणा होता है ना तो उसके घात क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो 1 और 1 2 हो गया। तो यहाँ पे यही लिखा है कि क्यू के पावर 2 बराबर के बराबर पी स्क्वायर के पी स्क्वायर लिखा। अब देखो ये जो 5 है गुणा में यहाँ पे, तो ई साइड जाएगा बराबर के, जो देखो बराबर है यहाँ पे, और बराबर के जब इस साइड जाएगा तो क्या आएगा, भाग में। तो देखो क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर लिखा बराबर के बराबर पी स्क्वायर के पी स्क्वायर, ये गुणा में था कहाँ गया 5 भाग में। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पी स्क्वायर है ना उसको 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हमने वही लिखा कि पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को जो 5 है वो क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसलिए पी को भी 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो ये लिखे कि इसलिए पी को भी 5 विभाजित करेगा। बस इतना करने के बाद हमने क्या किया, जिसको 5 विभाजित कर रहा है ना उसी को मान लेना है हमको, कि माना P बराबर 5C। किसको हमको प्रूफ करना है, 5 को ना, इसलिए √5 को, इसलिए हमें क्या लिखे हैं 5। अगर हमको यहाँ पे √7 सिद्ध करना हो तो हम क्या मानते हैं यहाँ पे कि P बराबर 7, और इसके साथ में कोई चर मान लेते हैं, कोई भी चर A B C D E F G H I J, कुछ भी जो भी मानना है वो मान लो, कोई भी चर है मान लेना, ठीक है। तो फिर लिखें कि समीकरण फर्स्ट में P का मान रखने पर, जो P का मान है ना इतना आया है कितना 5C, इसका मान किसमें रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। यहाँ पे जो समीकरण फर्स्ट माना था ना इसमें रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट यहाँ पे लिख दिए हैं, इसमें P का मान बैठा दिए 5C P के जगह पे, है कि नहीं। क्यू स्क्वायर बराबर के बराबर 5C को 2 बार गुना करेंगे तो कितना जाएगा 25C के स्क्वायर, और बटाए 5 है तो 5 लिख दिए, 5 5 25 5 बार में, तो क्यू स्क्वायर बराबर के बराबर 5 के 5 और C स्क्वायर के C स्क्वायर। अभी C जो है ये जो 5 है वो C स्क्वायर के गुना में है ना, तो ये पड़ जाएगा तो भाग में जाएगा। तो देखो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे कि चूंकि क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, इसलिए जो 5 है ना वो केवल Q को भी विभाजित करेगा, क्योंकि ये हमको प्रमेय कहता है 1.2, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो लिखेंगे कि 5 केवल Q को भी विभाजित करेगा, 5 जो है वो Q को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे कि चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित है, देखो यहाँ पे जो Q है ये भी 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ पे जो आपका P था ये भी 5 से विभाजित हो रहा है। देखो लिखा है ना कि P को भी 5 विभाजित करेगा, तो कर रहा है 5 विभाजित, 5 जो है Q को भी विभाजित कर रहा है। तो ये लिखे हैं कि P व Q दोनों 5 से विभाजित है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का क्या है, विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्यों सर, क्योंकि देखो हमने माना था कि P व Q सहभाज्य संख्या है कि नहीं, P और Q को हमने क्या माना था, सहभाज्य संख्या, और सहभाज्य संख्या जो केवल 1 से कटे और अपने आप से, और ये तो P और Q है वो तो 5 से भी विभाजित हो गया, है कि नहीं। इसीलिए क्या जी, हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। तो ये लिखे कि चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस जल्दी से इसको देख लो, कॉपी करना तो इसको कॉपी कर लो फटाफट, ठीक है, इसको मिटाएंगे। चलो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, हाँ तो देखो बाबू भैया हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस का 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको यह सिद्ध करना है कि 3 प्लस का 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे आपको कि सबसे पहले मान लीजिएगा, तो मानेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। विपरीत मान लेते हैं ना, यह परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला था, हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये जब परिमेय संख्या इसको मान लिया है तो इसको P बटे Q के बराबर में लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो लिखेंगे कि 3 + 2 √5 बराबर P बटे का Q, है कि नहीं।
अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि P और Q क्या है, पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है या सहभाज्य संख्या ही तुम लिख लो कि P व Q एक धनात्मक पूर्णांक है या तो एक सहभाज्य संख्या है। दोनों में से कोई लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों तो है परिमेय संख्या ही ना। बस तो P व Q एक लिखो कि P व Q धनात्मक पूर्णांक है। P व Q धनात्मक पूर्णांक है। P व Q को हमने क्या मान लिया, धनात्मक पूर्णांक, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो Q है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 0 के बराबर अगर हो जाएगा Q तो 0 से डिवाइड करेंगे इसमें तो कभी कट में नहीं करेगा, तो वो आप परिमेय संख्या होबे नहीं करेगा, यानी कोई संख्या नहीं बचेगा, वो है कि नहीं, अपरिभाषित आएगा आंसर में। इसलिए अब आप सोच रहे होंगे सर अभी तो आपने किया कि P और Q को यहाँ पे सहभाज्य संख्या माना था, आप मान लिए धनात्मक पूर्णांक, तो ये कंफ्यूजन और बढ़ गया। कोई दिक्कत नहीं मुन्ना, तू सहभाज्य संख्या मान ले या तो धनात्मक पूर्णांक मान ले, दोनों बात बराबर ही है, क्योंकि दोनों परिमेय संख्या ही होता है ना। सारे के सारे सहभाज्य संख्या परिमेय संख्या ही होती है, सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक भी परिमेय संख्या ही होती है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं इसमें, तो दोनों में से कोई लिख सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हमने जब इसको इतना कर दिया तो क्या करेंगे अब, देखो यहाँ पे जो पहले हमको प्रूफ करना था ना वो सिंगल वाला था, जब सिंगल वाला प्रूफ करना रहेगा ना तो थोड़ा लॉन्ग जाता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट में ही क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। देखो ये प्लस में 3 है ना, ये बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो लिखो 2 अंडर रूट में 5 बराबर P है तो P लिखेंगे, बटा में Q है तो Q, ये प्लस में यहाँ पे कुछ तो प्लस है ना, ये पट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो ये अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 लिखो बराबर, ये P है तो P बटेगा Q, और ये माइनस में क्या है 3। अब ये देखो ये जो 2 है क्या है, गुणे में ना इसके साथ में है यहाँ पे, तो ये कहाँ चल जाएगा नीचे, भाग में चल जाएगा 2, ये 2 कहाँ जाएगा भाग में, तो लिखो अंडर रूट 5। अब ये छोड़ दो बस यहाँ तक करके, इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, बाकी करने का मैंने तो कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए यहीं तक, है कि नहीं। तो लिखिए यहाँ पे कि चूंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय, चूंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, सबसे पहले आपको वो चीजें मालूम होना चाहिए, हम बार बार बता रहे हैं, तब ये चीजें समझ में आएगा, ना तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। चूंकि अंडर रूट 5 जो अंडर रूट 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, और इधर वाला जो बराबर के राइट साइड में है यानी दाएं तरफ, ये क्या माने थे इसको, धनात्मक पूर्णांक ना, यानी ये सारे सारे परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, ये भाग करो, मिलेगा तो परिमेय संख्या है ना। और लिखेंगे कि चूंकि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, यानी अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और लिखो यहाँ पे कि और P बटे का Q माइनस 3 बटे का 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये जो P बटे का Q माइनस का 3 बटे का 2 है, ये परिमेय संख्या है ना, इसलिए फिर लिखेंगे कि इसलिए, तो लिखो कि जो कि एक दूसरे का विरोधाभास है, जो कि एक दूसरे का क्या है जी, विरोधाभास है, नहीं है एक दूसरे का विरोधाभास है। कभी भी जी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है कि नहीं, कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या है एक दूसरे का विरोधाभास कर रहा है, यानी एक दूसरे का क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं। तो लिखें कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और ये सारे के सारे एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि एक दूसरे का क्या है, विरोधाभास है, जो कि एक दूसरे का विरोधाभास है। इसलिए 3 प्लस का 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया, तो लिख दो प्रूव्ड, ठीक है। देखिए इसको समझिए, फिर से एक बार समझाते हैं, देखिए एक बार फिर से समझते हैं। बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए कि इतना एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे इसका विपरीत, माना 3 प्लस का 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब जब इसको हमने परिमेय संख्या माना है तो इसको P बटे Q के बराबर में लिख सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि किसी परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं ना, तो लिख दिया। आप तिरछा तिरछी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो छोड़ो इसको रहने दो। इसको हमने जो प्लस में 3 है इसको इस साइड भेज दिया, तो ये 2 के 2 लिखा, अंडर रूट 5 के अंडर रूट 5 बराबर के बराबर P बटा Q के P बटा Q, ये प्लस में 3 है तो ये बढ़ी जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब अंडर रूट 5 के अंडर रूट 5 लिखा बराबर के बराबर P बटे का Q माइनस के 3, अब यहाँ पे गुणा में 2 था तो ये बढ़ी जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाग में 2 चल गया।
देखो तो इधर खाली अंडर रूट 5 बच गया और इधर क्या बच गया जी, ये सारी चीजें। और आप देख पा रहे होंगे कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो वही लिखेंगे चूंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और p बटे का q माइनस 3 बटे का डू एक परिमेय संख्या है, जो कि एक दूसरे का विरोधाभास है, जो कि एक दूसरे का क्या है जी, विरोधाभास, यानी ये आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते हैं ना, इसलिए एक दूसरे का क्या है, विरोधाभास है। अतः या फिर लिख लो कि इसलिए 3 प्लस का 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये प्रूव्ड हो गया, समझ में आया? तो चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा तो इसको मिटा देते हैं। हाँ तो देखो मुन्ना, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, ठीक है। तो देखो भाई, हमने क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लिया है और ये क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन है। इसके कुल 3 पार्ट्स हैं, इनको हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। देखो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित मतलब जो नीचे दिया गया ना, वो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ये जो संख्याएं दिया गया है ना, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ये हमको प्रूफ करना है और सिद्ध करना है। बिल्कुल सेकंड के तरह ये भी है, बिल्कुल सेम टू सेम, एकदम बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल थोड़ा समय जगह में ही क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो सबसे पहले जी मुन्ना हम फर्स्ट को सोल्व करते हैं, ठीक है। बाकी सेकंड और थर्ड आप खुद से ही सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल उसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट की तरह ही ये सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है। माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हमको अपरिमेय प्रूफ करना है ना, तो हम उसके विपरीत मान लेते हैं परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब जब इसको हमने परिमेय संख्या माना है तो इसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, यानी p बटे क्यू के बराबर भी लिख सकते हैं। तो 1/√2 में क्या लिखेंगे, 2, ये बराबर किसको हो जाएगा, p बटे क्यू के, है कि नहीं। फिर यहाँ पे रीजन में लिखेंगे कि p और q क्या है, रीजन नहीं मतलब लिखेंगे इसको ब्रैकेट में p व q एक, या फिर लिखो कि p व q धनात्मक, p व q धनात्मक पूर्णांक है। p और q है वो क्या है जी, एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां भी लिख दीजिएगा कि जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो q है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे p व q एक सहभाज्य संख्या है, ये भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो करिए, क्या हो जाएगा, q बराबर, इधर से करो, क्या हो जाएगा, p इंटू √2। अब ये p देखो गुणा में पड़ेगा तो भाग में हो जाएगा, है कि नहीं। तो लिखेंगे कि q ये गुणा में पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, भाग में p बराबर क्या हो जाएगा, √2। अब देखिए तो √2 जो है वो क्या है, √2 क्या है आपका, अपरिमेय संख्या, और q बटे का क्या है, q बटे का p आपका क्या है, q बटे का p आपका परिमेय संख्या है। क्यों सर, क्योंकि जो p और q है धनात्मक पूर्णांक है ना, और सभी के सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या ही होती है, तो ये आपका परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो क्या कभी भी दोनों बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो लिखेंगे q इज नॉट इक्वल टू, q बटे का p इज नॉट इक्वल टू √2, यानी q बटे का p √2 के बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे कि चूंकि, लिखिए कि चूंकि तो देखो लिखना अब यहां से, इसके बाद लिखेंगे कि चूंकि q बटे का p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए p व q हमने क्या माना था, p व q धनात्मक पूर्णांक है ना, और सभी के सभी पूर्णांक संख्या परिमेय ही होता है। तो लिखेंगे कि q बटे का p एक परिमेय संख्या है, और √2 और √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है ना, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का क्या है, तो ऐसे लिखो, हाँ, आप √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक दूसरे का विरोधाभास
जो कि एक दूसरे का विरोधाभास है कि नहीं। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगा नहीं, तो वही लिखेंगे कि जो कि एक दूसरे का क्या है, विरोधाभास है। अतः लास्ट में लिखेंगे अतः 1/2, अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये क्या करना था, हमको प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूव्ड। बस समझ में आ गया, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मतलब जो दूसरा है और तीसरा, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, घर पे बनाने का ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही सेम चीजें लिखना है। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना 7√5, इसके जगह पे क्या कर देंगे 7√5 एक परिमेय संख्या है। फिर ये लिखेंगे कि 7, देखो इधर लिखेंगे ये वाला सेम चीजें, यहाँ पे लिखेंगे 7√5, ऐसे लिखेंगे कि 7√5 बराबर क्या लिखेंगे, P/Q लिखिएगा ना, P/Q के बराबर होगा। और रीजन में बिल्कुल एकदम कॉपी पेस्ट डालिएगा, है कि नहीं। ये डालने के बाद फिर क्या कीजिएगा, आप देखो ये गुणा में नहीं, कहाँ से जाएगा भाग में, तो लिखो √5 बराबर P/Q। अभी गुणा में यहाँ पे 7, तो ये बड़ी जाएगा तो भाग में चल जाएगा, है कि नहीं। तो लिखो कि √5 बराबर ये तो सोल्व कर रहा था ना आप लोगों को। देखो P/Q, ये भाग के चिन्ह तो जाएगा ऊपर, गुणा के चिन्ह बदल जाएगा, और कुछ नहीं तो इसके नीचे एक रहता है, तो एक ऊपर चल जाएगा, 7 कहाँ जाएगा नीचे। अब करो P में 1 से गुणा करेंगे तो P, और 7 में Q से गुणा करेंगे तो 7Q हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि P/7Q। आप देखो तो ये आपको क्या दिख रहा है, अपरिमेय संख्या √5 है कि नहीं, और इधर वाला सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखो कि चूंकि √5 ये वाला सेम टू सेम, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/7Q एक परिमेय संख्या है, जो कि एक दूसरे का विरोधाभास है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया प्रूफ। तो बताओ मुन्ना, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर चीजें समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कोई दिक्कत तकलीफ हुआ हो तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उसको हम ठीक करने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.4 के साथ।